हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो आज से आप लोगों की क्लासेस शुरू हो रही हैं। आप लोगों को डेली क्लास मिलेगी। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि ये और लोगों तक पहुंच सके। अब बात करते हैं सीटेट एग्जाम में SST में जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न NCERT से पूछे जाते हैं, इसलिए NCERT को पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो क्लास 6 की बुक का आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे, सौर मंडल में पृथ्वी। जैसे ही क्लास 6 कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद क्लास 7th और फिर क्लास 8th को कंप्लीट करेंगे। तो ये ज्योग्राफी की बुक है और इसमें पहला लेसन है सौर मंडल में पृथ्वी। हिस्ट्री की भी क्लास आपको डेली मिलेगी, पॉलिटी की भी क्लास आपको डेली मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लिखा है, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं। यानी जब सूर्यास्त हो जाता है तो जो चमकीले सितारे होते हैं वो पहले दिखने लगते हैं। तो इसीलिए लिखा है कि एक या दो चमकते बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। यानी जैसे ही अंधेरा होता जाता है, तारों की संख्या बढ़ने लगती है। आगे लिखा है, आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। यानी कुछ तारे होते हैं चमकीले होते हैं और कुछ कम चमक उत्पन्न करते हैं तो वो धुंधले दिखाई देते हैं। आगे लिखा है, ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान दिखते हैं। यानी कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं और कुछ जो है बिना किसी टिमटिमाहट के दिखते हैं, यानी स्थिर दिखते हैं। और कैसे दिखते हैं? चंद्रमा के समान चमकते हुए दिखाई देते हैं। आगे लिखा है, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। यानी कि जब चंद्रमा पूरा दिखाई देता है जिस रात को, तो उस रात को कहते हैं पूर्णिमा की रात। आगे लिखा है, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। यानी कि अमावस्या की रात जब होती है तो उस रात में चंद्रमा नहीं दिखाई देता। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। आसमान साफ का मतलब है कि कोई भी बादल ना हो और आसमान बिल्कुल स्पष्ट, यानी तारे सभी दिखाई दें, तो आप उसका अच्छी तरीके से अवलोकन कर सकते हैं। आगे लिखा है, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। तो जो तारे और चंद्रमा होता है, ऐसा नहीं है कि वो दिन में छिप जाते हैं, वो दिन में भी होते हैं, लेकिन सूर्य के अधिक प्रकाश के कारण वो हमें दिखाई नहीं देते। और जब सूर्य अस्त हो जाता है, जैसे ही धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जाता है, आसमान में जो चांद और तारे होते हैं वो धीरे धीरे नजर आते। तो सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण ये दिन में नहीं दिखाई देते। आगे लिखा है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। यानी रात में चमकने वाली जो सभी वस्तुएं हैं क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। याद रखिए, सूर्य भी एक तारा ही है। ये प्रश्न पूछा गया है कि सूर्य क्या है, तो एक तारा है, इसको याद रखिएगा। तो इनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है और ऊष्मा होती है और ये इन्हें बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। तो ये कहलाते हैं तारे, यानी जिनका अपना खुद का प्रकाश व ऊष्मा होती है और बड़ी मात्रा में ये
उत्सर्जन करते हैं क्या कहलाते हैं? तारे कहलाते हैं। और सूर्य भी एक तारा है। तो जितने भी तारे आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं आसमान में, तो इनका स्वयं का सभी का प्रकाश होता है और स्वयं की ही ऊष्मा होती है। आगे लिखा है, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। यानी जितने भी आपको तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं वो सूर्य के ही समान है, लेकिन बहुत दूर हैं। इसलिए उनके ऊष्मा को और प्रकाश को हम लोग महसूस नहीं कर पाते। किस लिए नहीं कर पाते? दूरी के कारण। और इसीलिए ये बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? दूरी। आगे लिखा है, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि बिग बियर क्या है? तो बिग बियर एक नक्षत्र मंडल है, इसको याद रखना है। ये प्रश्न पूछा गया है। आगे लिखा है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। तो सप्तऋषि मंडल है जिसे आसानी से आप देख सकते हैं। सप्तऋषि का मतलब है 7 ऋषि यानी संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। तो यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं 7 तारों का जो समूह आपको दिखाई दे रहा है। एक ये है तारा, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये है सप्तऋषि मंडल। और ये है ध्रुव तारा। तो इससे दिशा का निर्धारण किया जाता था। आगे लिखा भी है, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। यानी उत्तर दिशा में जो तारा होता है वह कहलाता है ध्रुव तारा। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। तो इसीलिए तो दिशा का निर्धारण आसानी से किया जा सकता था, क्योंकि यह एक ही दिशा में रहता है और हमेशा उत्तर दिशा में ही रहता है। तो इससे पता चल जाता था कि ये उत्तर दिशा है। आगे लिखा है, हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। यहाँ से इस रेखा के बारे में बताया जा रहा है, जो ये यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस रेखा से निर्धारण किया जाता है ध्रुव तारे का। तो ये तो तारों के बारे में पढ़ लिया। बस एक सामान्य बात याद रखनी है कि इनका स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा होती है और ये प्रकाश और ऊष्मा को उत्सर्जित भी करते हैं। तो यही तारे कहलाते हैं। अब उन खगोलीय पिंडों के बारे में जानेंगे जिनका अपना खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। तो लिखा है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। यानी जिनका खुद का ऊष्मा व प्रकाश नहीं है और तारे के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। अंग्रेजी में इन्हें क्या कहते हैं? प्लेनेट। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो प्लेनेट जो शब्द है वह ग्रीक भाषा से बना है, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है और इसका अर्थ होता है परिभ्रमक यानी चारों ओर चक्कर या परिक्रमा लगाने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। तो पृथ्वी एक बहुत अच्छा उदाहरण है ग्रह का। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। इसका स्वयं का
प्रकाश और ऊष्मा नहीं है। और यदि इसे चंद्रमा से देखा जाए तो यह चंद्रमा की भांति ही चमकती हुई प्रतीत होती है। यहाँ इसको समझ लीजिए, आपके इससे 1 या 2 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो ये सभी ग्रह हैं। कौन कौन से ग्रह हैं? बुध है जिसे मरकरी कहते हैं, शुक्र जिसे वीनस कहते हैं, पृथ्वी जिसे अर्थ कहते हैं, मंगल जिसे मार्स कहते हैं, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, यूरेनस और ये रहा नेपच्यून। अब प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य से सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो आप लोग चित्र देखकर बता सकते हैं कि सूर्य से सबसे निकट है बुध यानी मरकरी, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इसे अरुण कहते हैं और इसे वरुण कहते हैं। इसको अरुण कहते हैं और इसको कहते हैं नेपच्यून को वरुण। अब बुध सबसे निकट है सूर्य के, तो ये सूर्य की परिक्रमा सबसे जल्दी पूरी कर लेता है। यहाँ इन सब के बारे में लिखा भी है, तो चलिए इनको पढ़ लेते हैं। छोटा छोटा लिखा है, इसको बोलते चलेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बुध के बारे में लिखा है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में करता है और अपने अक्ष पर 59 दिन यानी 59 डेज में ये अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेता है और सूर्य की परिक्रमा कर लेता है 88 यानी 88 डेज में। सबसे जल्दी कर लेता है क्योंकि ये सबसे नजदीक है सूर्य के। शुक्र जो है इसे पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं। और बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। ये भी प्रश्न पूछा गया है और सीटेट में ही पूछा गया है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। तो वह बुध और शुक्र हैं। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। अब शुक्र जो है यह सूर्य का परिक्रमा अब शुक्र सूर्य की परिक्रमा 255 दिन में पूरी कर लेता है। पृथ्वी करती है सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में और अपने अक्ष पर 1 दिन में घूम लेती है, यानी घूर्णन जो करती है पृथ्वी अपने अक्ष पर वह 1 दिन में करती है। मंगल 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर पाता है। अब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ये सूर्य से नजदीक हैं, ये इतने आंतरिक ग्रह हैं। ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, इसके इस तरफ वाले आंतरिक ग्रह हैं और इस तरफ वाले बाह्य ग्रह हैं। ये सूर्य से दूर हैं। तो बाह्य ग्रह में कौन कौन से आते हैं? बृहस्पति, ये सूर्य की परिक्रमा करता है 11 साल 11 महीने यानी लगभग 12 साल में ये सूर्य की परिक्रमा पूरी कर पाता है। शनि सूर्य की परिक्रमा करता है 29 साल 5 महीने में। यूरेनस करता है 84 साल में और नेपच्यून जो सूर्य से सबसे दूर है ये सूर्य की परिक्रमा कर पाता है 164 साल में। अब बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, ये बात तो याद रखनी है। पृथ्वी का 1 उपग्रह है, चंद्रमा, मंगल के 2 उपग्रह। तो आपको इनके उपग्रह याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस याद रखना है कि बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है और सबसे अधिक उपग्रह हैं शनि के। बस ये बात याद रखनी है। और शनि जो है वह छल्ले वाला ग्रह है, इसके चारों ओर वलय पाया जाता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं। तो ये आंतरिक ग्रह हो गए। ये पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ये भी याद रखना है। तो ये सब चीजें तो चित्र से समझ ली। अब उपग्रह के बारे में लिखा है जो अभी बता चुके हैं, तो चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है और ये किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। तो इन सब के बारे में अभी बता दिया है। अब सौर मंडल के बारे में लिखा हुआ है सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा
कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। यानी सभी ग्रह जो होते हैं वो सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं, तो सौर ग्रह का मुखिया कौन है? सूर्य है। अब सूर्य के बारे में लिखा है, फिर ग्रह के बारे में लिखा हुआ है। तो सूर्य के बारे में लिखा है, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, लेकिन फिर भी ये पृथ्वी से बहुत दूर है। और कितना दूर है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। तो इसमें बहुत प्रकाश व ऊष्मा है, जितनी हम महसूस भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी से बहुत ही अधिक दूरी पर स्थित है। अब ग्रहों के बारे में लिखा है हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। तो इन सब के बारे में अभी बता दिया है। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक भी लिखी हुई है इनको याद करने की। तो लिखा है माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इन ग्रहों को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पर लिखी हुई है। आगे लिखा हुआ है, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वां ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। तो प्लूटो पहले ग्रहों की श्रेणी में आता था, परंतु 2006 से यह बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। तो प्लूटो अब ग्रह नहीं है। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि प्लूटो को अब क्या माना जाता है? तो यह बौना ग्रह माना जाता है। अब पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। तो लिखा है, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। यानी सबसे पहले आता है बुध, बुध के बाद शुक्र और शुक्र के बाद आती है पृथ्वी। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। तो सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरे नंबर पर है और आकार में यह 5वें नंबर पर है। तो 4 और जो ग्रह हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। तो सबसे बड़ा आकार में जो ग्रह है वह है बृहस्पति। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है शनि, फिर यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून और फिर आती है अपनी पृथ्वी। आगे लिखा है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। यानी इतने ग्रह हैं लेकिन जीवन सिर्फ पृथ्वी पर ही है, क्योंकि इसी पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं। आगे लिखा है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी के बारे में इतनी महत्वपूर्ण बातों को याद रखना है। और पृथ्वी जो गति करती है, एक परिक्रमण और दूसरी घूर्णन। घूर्णन अपने अक्ष पर करती है, एक दिन में पूरी कर लेती है घूर्णन गति को, और परिक्रमा सूर्य की करती है, कितने दिन में कर पाती है? 1 वर्ष में पूरी कर पाती है। अब यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है, इसको पढ़ना आवश्यक है, इससे प्रश्न बनता है। लिखा है, क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में
कितना समय लगता है, तो 8 मिनट का समय लगता है, लगभग 8 मिनट का। तो इसको याद रखना है। यहाँ पर जितने भी फैक्ट लिखे होंगे जिनसे प्रश्न बनते होंगे उनको साथ में पढ़ते चलेंगे। ये भी पढ़ लीजिए, लिखा है नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अब पढ़ लेते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यानी ये और जो खगोलीय पिंड हैं उनकी अपेक्षा ये पृथ्वी से नजदीक है, इसलिए ये बड़ा दिखाई देता है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। यहाँ पर ये मानव निर्मित उपग्रह छपे हुए हैं। रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह का कक्षा में प्रवेश। तो यहाँ पर मानव निर्मित उपग्रह के बारे में लिखा हुआ है। लिखा है उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडुसेट इत्यादि हैं। तो इनको याद रखना है। एडुसेट के बारे में पूछा जाता है। ये मानव निर्मित उपग्रह है, कृत्रिम उपग्रह है। आगे लिखा हुआ है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। तो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां चंद्रमा पर नहीं है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां सिर्फ पृथ्वी पर ही है, इसीलिए पृथ्वी पर ही जीवन है। अब क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड के बारे में भी जान लेते हैं। तो क्षुद्र ग्रह क्या है? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। चित्र में बताया था। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। ये ग्रहों के ही भाग हैं। विस्फोट के कारण ये टूटकर अलग हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। उल्कापिंड क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिसे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? शायद आप लोगों ने देखा हो। इस तरीके से दिखाई देती है ये रात्रि के समय। यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा है। जो आप रात्रि के समय तारों की एक पट्टी देखते हैं तो ये लाखों तारों का समूह होती है और ये कहलाती है आकाशगंगा। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। यानी प्राचीन काल में ये कल्पना की गई कि ये आकाश की एक गंगा है, प्रकाश की एक बहती हुई गंगा, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया आकाशगंगा।
आकाशगंगा जो है करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। यानी जो ब्रह्मांड है उसका निर्माण ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। इस लेसन में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य थे, तो आप लोग उन सभी तथ्यों को याद रखिएगा। मिलते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।